नमस्कार दोस्तों, अल्फा सक्सेस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं सुनील और आज हम जो कंप्यूटर के बारे में जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस एक्सेल। देखिए, एमएस वर्ड के बारे में हमने जो बातें की थी वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। किस टाइप के किस प्रकार के जैसे क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। आज हम जो एक नया टॉपिक है उस नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एमएस एक्सेल। और कंपटीशन एग्जाम में जो एमएस एक्सेल है वो भी भैया बात ऐसी है कि वेटेज वाले टॉपिक में से है और एमएस ऑफिस का ही पार्ट है और एग्जाम में इसके भी क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। अब ये यहाँ पे देखिएगा कि एमएस एक्सेल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले तो देखिएगा बात करें कि जो एमएस एक्सेल है उसको हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम सीधा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। तो एमएस ऑफिस का पार्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर यहाँ पे एमएस एक्सेल 2007 पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक्सेल खुल गया। ठीक है, या तो हम एक्सेल यहाँ से खोल सकते हैं, या मैंने आपको याद करो कि मैंने आपको एक और बताया था कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ना, उन एप्लीकेशन को चालू करने की एक उनकी रन कमांड होती है। एक रन कमांड होती है। किसी भी एप्लीकेशन को चालू करने की रन कमांड होती है। और रन कमांड के लिए क्या करेंगे, हम विंडो के साथ हम आर दबाते हैं तो एक रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे ये वाला खुल गया। अब इसमें जो एमएस एक्सेल है उस एमएस एक्सेल की जो रन कमांड होती है वो रन कमांड क्या होती है, देखिएगा एमएस एक्सेल की जो रन कमांड होती है वो एक्सेल ही होती है। देखिए, मैं यहाँ पे सीधा गया यहाँ पे और इसको मैंने एक्सेल लिखा और इसको मैंने इंटर मारा। तो जैसे मैंने एक्सेल पे इंटर मारा तो एमएस एक्सेल खुला क्या, नहीं क्या हुआ, नहीं खुला क्या, विंडो प्लस आर, ये खुल गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया। ठीक है, अब ये जो एक्सेल जो खुल रहा है ये वैसे एक्चुअल में ये नेट इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो वहाँ से लेटेस्ट वर्जन को उठा रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं खोलेंगे इसको। ठीक है ना, तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एमएस एक्सेल है, उस एमएस एक्सेल को चालू करने की जो रन कमांड होती है वो रन कमांड क्या होती है, तो एमएस एक्सेल को चालू करने की जो रन कमांड है वो एक्सेल ही होती है। जैसे रन में जाओगे और आप एक्सेल लिखोगे तो एमएस एक्सेल चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें। यहाँ पे एमएस एक्सेल को खोल लेते हैं हम और जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस पे और एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये यहाँ पे हमना एमएस ऑफिस खुल गया, सॉरी एक्सेल खुल गया। अब देखो यहाँ पे देखो बात ये है कि जो एमएस एक्सेल है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो देखिएगा बात करें कि एमएस जो एक्सेल है वह एमएस ऑफिस का ही पार्ट होता है। एमएस ऑफिस का पार्ट है तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एमएस एक्सेल भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। पहली बात तो ये। दूसरा, देखिए मैंने जब एमएस वर्ड स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का प्रयोग हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने, किताब लिखने, रिज्यूम, हर जितने भी एप्लीकेशन उनका अलग अलग क्षेत्र में यूज होता है, अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड का प्रयोग कोई किताब, रिज्यूम, पत्र लिखने, डॉक्यूमेंटेशन को भी टेक्स्टिंग की करने का काम, ये फॉर्मेटिंग करने का काम होता है। जैसा ये काम करते हैं उस नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एमएस वर्ड को मैंने वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहा था ना। एक्सेल होता है, उस एक्सेल को हम कहते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये नाम लिखा है ना मैंने, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल होता है, उस एमएस एक्सेल को क्या कहते हैं हम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्यों कहते हैं भैया, यहाँ पे स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, शीट मतलब क्या होता है, कागज। देखिए एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड पे हम जो काम करते हैं वो कागज पेज पे करते हैं,
और एक्सेल में जो हम काम करते हैं वो शीट पे करते हैं। शीट मतलब ये कागज ही होता है। और एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब, स्प्रेड का मतलब फैली हुई शीट। फैली हुई शीट क्यों कहते हैं? क्योंकि एमएस एक्सेल की जो शीट की जो लंबाई और चौड़ाई होती है ना, वो क्या होती है, इसकी शीट की जो लंबाई होती है ना, वो लंबाई होती है आपकी 1600 मीटर। मैं बताऊंगा क्यों होती है, कैसे होती है 1600 मीटर। शीट की जो लंबाई होती है वो 1600 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो आपकी से लगभग 21 मीटर तक होती है। 1600 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर तक होती है इसके अंदर। अब क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा ये इसके बारे में। तो एमएस एक्सेल के बारे में हमने पहली बात तो ये की कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। लेकिन मैं कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम के और एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण बताओ। तो जो स्प्रेड शीट के प्रोग्राम होता है इसमें आपका एमएस एक्सेल तो है, एक आपका लोटस 123, लोटस 123 के नाम से भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक है आपका क्वाट्रो प्रो के नाम से आता है, एक आपका विजी क्लैक के नाम से भी आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो ये सारे के सारे आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, तो ये सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। एमएस एक्सेल हुआ, लोटस 123 हुआ, जो डॉस में काम करता है क्वाट्रो प्रो हुआ, विजी क्लैक हुआ, ये सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के होते हैं। इनमें हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के। आपके सामने जो खुला हुआ है ना, ये एमएस एक्सेल ही है, ठीक है ना। तो मैंने तो ये इसलिए बताया क्योंकि अगर एग्जाम में अगर क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एमएस एक्सेल, लोटस 123, क्वाट्रो प्रो और विजी क्लैक के सारे एमएस एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और एमएस एक्सेल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एमएस एक्सेल में देखिएगा सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट फैली हुई शीट मैंने बताई, जो शीट की लंबाई होती है वो लगभग 1600 मीटर होती है, चौड़ाई 21 मीटर तक होती है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। एमएस एक्सेल के द्वारा, देखिए एमएस वर्ड के द्वारा मैंने बताया कोई बही खाता, लेखा जोखा, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है, उसकी फॉर्मेटिंग करने एमएस वर्ड का प्रयोग कोई भी किताब लिखने, डॉक्यूमेंट लिखने और पत्र लिखने, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्सेल का प्रयोग कोई भी बही खाता, लेखा जोखा, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेशन मतलब आप सीधे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई बही खाता, लेखा जोखा करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ पे एक बात तो पता चल गई कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस एक्सेल में कि मैंने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिएगा कि एमएस वर्ड था। एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, उस फाइल को हम किसी न किसी नाम से हम सेव करते हैं। लेकिन किसी नाम से सेव ना करें तो एमएस वर्ड में एक फाइल का पहले से परिभाषित नाम होता है, और एमएस वर्ड में फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट 1। जब एमएस वर्ड में होता है तो एक्सेल में भी फाइल बनती है भैया। एक्सेल में फाइल बनती है तो एक्सेल में भी फाइल का पहले से परिभाषित नाम होता है। और यहां पे देखिएगा कि टाइटल बार होती है, उस टाइटल बार पे आपको शीर्षक दिखाई देता है जहां पे फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या दे रखा है? फाइल का पहले से परिभाषित दे रखा नाम बुक 1। मतलब एमएस एक्सेल में फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या होता है? बुक 1। 2 खोलोगे 2 हो जाएगी, 3 खोलोगे 3 हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि एमएस एक्सेल होता है, उस एमएस एक्सेल में फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या होता है? वो होता है बुक 1, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो मैंने आपको एमएस वर्ड में एक बात और बताई थी, वो बताया था कि एमएस वर्ड में फाइल का पहले से परिभाषित नाम तो बुक आपका डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन फाइल की पहचान के लिए, फाइल होता है उसकी पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है जिसको एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। बताया था ना एक्सटेंशन नेम। और मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc या docx होता है। जब एमएस वर्ड में होता है तो एक्सेल में भी होता है। एक्सेल में जो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन फाइल का
विस्तारित नाम, फाइल का जो विस्तारित नाम होता है वो क्या होता है, XLS या XLXX होता है। ये वर्जन 2003 का और ये वर्जन 2007 और 10 का। तो MS वर्ड है, उसमें फाइल का जो एक्सटेंशन है वो तो DOC और DOCX होता है। एक्सेल में जो फाइल का पहले से परिभाषित नाम, जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका XLS या XLSX होता है, ठीक है ना। ओके, अब आगे बात करें तो यहाँ पे आपने पता कर लिया भैया फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पता कर ली। उसके बाद में आगे बात करें कि MS एक्सेल में हम काम करेंगे भी। देखना MS एक्सेल में क्या होता है कि MS एक्सेल का फाइल का पहले से परिभाषित नाम, MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नेम, MS एक्सेल की रन कमांड, ये पता कर लिया। दूसरी बात MS एक्सेल होता है, उसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल में जो भी फाइल बनती है, जो भी पूरी फाइल बनती है, उस फाइल को क्या कहा जाता है, उस फाइल को कहा जाता है वर्क बुक। उस फाइल को क्या कहते हैं, वर्क बुक। कि MS एक्सेल में जो भी फाइल बनती है उस फाइल को क्या कहते हैं, हम वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम वर्क बुक कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आगे बात करें तो देखिएगा MS एक्सेल में इतने फीचर्स हमने बता कर लिए। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा कि MS एक्सेल में हम जो काम करते हैं ना, वो काम कहाँ करते हैं कि ये आपका जो एरिया होता है ना, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, हम शीट बोलते हैं। ये क्या होती है, शीट। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन MS एक्सेल में देखो ये शीट है, इन शीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS एक्सेल में पहले से परिभाषित कितनी शीट खुली मिलती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मतलब MS एक्सेल में पहले से परिभाषित कितनी शीट खुली हुई मिलती है, 3 शीट खुली हुई मिलती है। MS एक्सेल पहले से परिभाषित कितनी शीट खुली हुई मिलती है, 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आपको और खोलनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको शीट 4 की, क्लिक करोगे तो शीट 5, ऐसे आपको और मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना, कि MS एक्सेल में हम काम करते हैं शीट में। और MS एक्सेल में जो पहले से परिभाषित कितनी शीट खुली मिलती है, MS एक्सेल में पहले से परिभाषित 3 शीट खुली मिलती है, 3 शीट खोलने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो शीट खुल जाएगी। लेकिन जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको कोई नई शीट खोलनी है तो नई शीट खोलने की शॉर्टकट की भी होती है। नई शीट खोलने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ अगर आप F11 दबाते हो तो, या एक और होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। ये आपकी MS एक्सेल में कोई भी नई शीट को खोलने की शॉर्टकट की होती है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि MS एक्सेल में कोई नई शीट को खोलना हो तो नई शीट को खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F11 या Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग करते हैं। और नई वर्कबुक खोलने के लिए तो ये तो आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस N। नई बुक को खोलने के लिए, नए डॉक्यूमेंट या नई बुक को खोलना हो तो कंट्रोल प्लस N का प्रयोग करते हैं। तो MS एक्सेल में किसी भी शीट को खोलना हो तो शीट को खोलने के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 या Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं वो शीट पे करते हैं। ये शीट आपके सामने। अब इस शीट में देखिएगा कि क्या होता है कि आपने जैसे शीट की संरचना देखी, इस संरचना में आपने देखा होगा कि शीट में कुछ इस प्रकार से लंबवत लाइनें हैं, ये आपकी लंबवत लाइनें, और ये आपकी कुछ क्षैतिज लाइनें इस प्रकार से, ये क्षैतिज लाइनें। तो ये जो लंबवत लाइनें होती है ना, इन लंबवत लाइनों को तो क्या कहा जाता है, जो खड़े होते हैं, लंबवत होते हैं, वर्टिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। और जो क्षैतिज होती है, इन क्षैतिज को क्या कहा जाता है, रो। क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। मतलब MS एक्सेल में जितनी भी शीट होती है, जितनी भी हम शीट होते काम करते हैं, प्रत्येक जो शीट होती है वो शीट लंबवत जो खड़े होते हैं वर्टिकल, लंबवत कॉलम और क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल रो में विभक्त रहती है। कि MS एक्सेल में जो आपकी प्रत्येक शीट है वो लंबवत कॉलम और क्षैतिज रो में विभक्त रहती है।
तो यहाँ पे रो और कॉलम हमने पता कर लिया कि रो और कॉलम कौन से होते हैं, जो लंबवत होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, रो होती है वो आपकी क्षैतिज होती है उनको रो बोलते हैं। प्रत्येक शीट देखो लंबवत कॉलम और रो में विभाजित करती है। अब देखो एक बात है कि रो और कॉलम की बात याद करें तो एमएस वर्ड था, उसमें भी मैंने आपको रो और कॉलम बताया था, टेबल बताई थी, टेबल में रो और कॉलम होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एमएस वर्ड में रो और कॉलम की संख्या का निर्धारण किया होता है, और ये बताया कि एमएस वर्ड में टोटल रो टोटल कॉलम की संख्या बताई थी, जहाँ पे टोटल रो की संख्या एमएस वर्ड में 32,767 बताई थी, और कॉलम की संख्या 63 वर्जन 2007 में, क्योंकि वर्जन 2003 में 45 के समथिंग होती है, और लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो यहाँ पे जब एमएस वर्ड में रो और कॉलम की निर्धारित संख्या होती है तो एक्सेल में भी रो और कॉलम की संख्या फिक्स की होती है, निर्धारित होती है। और निर्धारित होती है तो ये निर्धारित कैसे होती है, तो ध्यान से सुनना कि एमएस एक्सेल में जो आपकी कुल रो होती है, मैं वर्जन वाइज बताऊं, वर्जन 2003 में रो की संख्या होती है, वो होती है आपकी 65,536, जो एक नंबर से स्टार्ट होती है 65,536 पे ख़त्म होती है। और कॉलम होते हैं वो उनकी संख्या होती है 256, जो ए से स्टार्ट होते हैं आईवी पे ख़त्म होते हैं। आईवी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये वर्जन 2003 का खेल था। वर्जन 2007 तथा 2010 में क्या किया गया कि रो और कॉलम की संख्या को बढ़ाया गया। रो की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,48,576, जो एक नंबर से स्टार्ट होती है 10,48,576 पे ख़त्म होती है। अतः कुल कॉलम की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। कॉलम थे 16,384, जो ए से स्टार्ट होते हैं और XFD पे ख़त्म होते हैं। ये वर्जन 2007-10 का खेल था। तो यहाँ पे हमने पता किया कि एमएस एक्सेल में कुल रो और कुल कॉलम की संख्या, जहाँ पे वर्जन वाइज के तो वर्जन वाइज में एमएस एक्सेल 2003 में कुल रो की संख्या होती है 65,536 और कॉलम की संख्या होती है 256 वर्जन 2003 में। वर्जन 2007 तथा 2010 में रो और कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई। रो की संख्या कर दी गई 10,48,576 और कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई 16,384। अब यहाँ पे मैंने आपको देखिए एक बात बताई थी कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कुल रो और कुल कॉलम की संख्या मैंने आपको बता दी थी कितनी होती है। मैंने बताया कि जो वर्जन 2003 का तो देखो हो गया, मैंने कॉलम बताया था। रो तो देखो रो को तो उनकी संख्या से देखो, ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये वर्जन 2007 है। तो इसमें रो की संख्या 10,48,576, तो एक नंबर रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10,48,576 की रो पे हम पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ना कि इसमें लंबाई होती है वो 1600 मीटर होती है। तो एक नंबर से जब 10,48,576 की रो पे आप पहुंचोगे ना तो ये दूरी कितनी बन जाएगी, ये दूरी बन जाएगी आपकी 1600 मीटर की। तो ये वर्जन 2010 में जो रो होती है वो टोटल 10,48,576, जो एक नंबर से स्टार्ट होती है और 10,48,576 पे खत्म होती है। उसके बाद मैंने बताया कि जो कॉलम थे वर्जन 2003 में कॉलम थे वो 256 जो ए से स्टार्ट हुए आईवी तक, और वर्जन 7 और 10 में कुल कॉलम की संख्या 16,384 कर दी जो ए से स्टार्ट होती थी एक्सेप्ट थी। देखिए रो को तो उनकी संख्या से और कॉलम होते हैं उनको उनके लेबल से। ये लेबल अल्फ़ाबेट होता है जो ABCD, ये ए से लेके IV और ए से लेके XFD का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना कि रो को तो उनकी संख्या से जो पता कर लिया भैया संख्या से पहचाना जाता है, और कॉलम को उनके अल्फ़ाबेट या लेबल से। ये तो देखो लेबल है, पहले कॉलम का लेबल क्या है A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवे का E। ऐसे हम आगे बढ़े तो देखो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 27वां स्टार्ट होगा, 27वां कॉलम स्टार्ट होगा तो 27वां कॉलम क्या होगा, तो 27वां हो जाएगा डबल A। 28वां AB, 29वां AC। ऐसे आगे और बढ़े तो देखिए 52 पे पहुंचेंगे,
52 पूछेंगे तो आया AZ। 53वां स्टार्ट करेंगे, 53वां देखिएगा BA आ जाएगा, फिर BB, फिर BC। ये खेल समझे, खेल क्या है कि कॉलम होते हैं वो A से लेके Z तक हो गया, फिर जैसे 26 कंप्लीट हुए फिर स्टार्ट होता है A वाली सीरीज, A B A C, फिर ये 26 कंप्लीट हो तो B वाली सीरीज B A B B B C, फिर 26 कंप्लीट हो तो C वाली सीरीज C A C B C C, फिर D वाली, फिर E वाली। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे हम वर्जन 2003 में 256वें कॉलम पे पहुंचेंगे तो I वाली सीरीज में V निकल के आएगा, और वर्जन 2017-2010 में जब हम 16,384 कॉलम में पहुंचेंगे तो जो आपका कॉलम है वो निकल के आएगा XFD, क्योंकि वो डबल ट्रिपल A वाली सीरीज बन जाएगी, 2 की पावर 26 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि कुल रो और कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है। रो को उनकी संख्या से, कॉलम को उनके लेबल से पहचाना जाता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, रो और कॉलम हमने पता कर लिया भैया क्या होता है रो और कॉलम। अब देखो आगे बात करें तो देखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में कि आपकी, इसको पीछे ले लेता हूँ, ये आ गया, इसको मैं, ये देखो लास्ट कॉलम क्या है XFD, लास्ट कॉलम क्या निकल गया, लेबल क्या निकला है XFD आया, ठीक है। और ऐसे ही में देखो लास्ट रो की संख्या क्या निकल गई है 10,48,576, ठीक है। मैं इसको वापस ऊपर ले जाता हूँ, याद है। अब देखो आपने ये तो पता कर लिया कि रो और कॉलम होती है, रो और कॉलम पता कर ली। अब रो और कॉलम के बारे में पता कर लिया तो रो और कॉलम के बारे में ध्यान से सुनना ये भी है कि MS एक्सेल में रो और कॉलम होती है, उन रो और कॉलम की संख्या को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कि MS एक्सेल में देखो क्वेश्चन आया था पटवारी के अंदर, पिछली बार पटवारी के अंदर ही पूछा गया था कि MS एक्सेल में अगर कोई किसी कॉलम को सेलेक्ट करना हो या किसी रो को सेलेक्ट करना हो तो इनकी शॉर्टकट की भी होती है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो ये आपकी रो हेड है और ये आपका कॉलम हेड है, किसी भी कॉलम हेड पे जाओगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम हेड पे सिंगल क्लिक करोगे तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है ना। या रो हेड पे क्लिक करोगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी, ये रो सेलेक्ट हो गई, ये रो सेलेक्ट हो गई। या इनको सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की भी होती है, जैसे मैं कॉलम को सेलेक्ट करूं, ये वाला कॉलम है तो इसके साथ जो कॉलम को सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है ये वाली, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार की दबा दीजिएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। यही चीज़ अगर आपको रो को सेलेक्ट करना हो तो रो शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस बार दबाओगे, सॉरी ये तो पूरा हो गया क्योंकि वो तीनों एक साथ में गए, शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस बार दबाओगे तो ये रो सेलेक्ट होगी। मतलब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर रो को आपको सॉरी कॉलम को सेलेक्ट करना हो, चयनित करना हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार की होती है उसको दबाओ तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रो को सेलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार की को दबा दो। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार और रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार। अगर पूरी शीट को ही सिलेक्ट करना हो तो आप CTRL प्लस A भी यूज कर सकते हो या CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को भी दबाते थे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार तीनों अगर आप साथ दबाओगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। केवल कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ, केवल रो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओ, और पूरी शीट को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार या कंट्रोल प्लस A की का प्रयोग कर लो। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि आपने रो और कॉलम को तो सेलेक्ट करना सीख गया। अब देखो मैं यहाँ पे पूरी शीट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, या आपको कंट्रोल प्लस A दबा दीजिएगा, कंट्रोल प्लस A दबाओगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे
ये सेलेक्टिंग कमांड थी, मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉलम को, एक्चुअल में वो कॉलम हेड पे क्लिक करेंगे तो आंसर था, कॉलम हेड को क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, रो हेड पे क्लिक करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें, रो और कॉलम को सेलेक्ट करना तो आपने सीख लिया। या यहाँ पे देखो ये कॉलम हेड होता है, यहाँ पे एक इंसान और होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर, आपने ये कर लिया। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को सेलेक्ट करना सीख लिया। अब सेलेक्ट करना सीख लिया तो इसके साथ हम हाइड करना सीखते हैं, कॉलम को हाइड करना और रो को हाइड करना। तो कॉलम को हाइड करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि या तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, इस जगह फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में आपको हाइड और अनहाइड रो और कॉलम यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रो को हाइड करना हो, कॉलम को हाइड करना हो, या हाइड वुड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपको किसको हाइड करना है, किसको अनहाइड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिएगा, सॉरी ये क्या दबा दिया मैंने, ये वाला, यहाँ पे शीट को हाइड करना हो, कॉलम को हाइड करना हो, रो को हाइड करना हो या अनहाइड करना हो, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखिएगा, लेकिन इनकी शॉर्टकट की भी होती है। देखिए क्या है, कॉलम को हाइड करना हो तो कॉलम को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल के साथ अगर आपने 0 दबाया तो वो देखो सी वाला कॉलम हाइड हो गया ना, सी वाला कॉलम हाइड हो गया ना। तो कॉलम को हाइड करने के लिए, कॉलम को हाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ 0। अगर रो को हाइड करना हो, रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ आप 9 की दबा दीजिएगा, तो वो 1 नंबर रो देखो उधर गायब हो गई, हाइड हो गई ना, हाइड हो गई ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बात और हमने पता की कि अगर कॉलम को हाइड करना हो, कॉलम को हाइड करना हो तो आप CTRL के साथ 0 दबा दीजिएगा। अगर आपको रो को हाइड करना हो तो आप CTRL के साथ 9 दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉलम को हाइड तथा और रो को हाइड करने की शॉर्टकट की जो मैंने बताई, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन इनकी शॉर्टकट की अगर पूछे आपसे कि कॉलम को हाइड करना या रो को हाइड करना, ये क्वेश्चन आया हुआ एक RRB क्लर्क के एग्जाम में आया कि रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 की का प्रयोग करते हैं, और कॉलम को हाइड करने के लिए हम Ctrl+0 की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा हमने सेलेक्टिंग कमांड भी देख ली कि हम MS एक्सेल में रो और कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको पूछे इनको आपको डिलीट करना हो, रो और कॉलम को डिलीट करना हो, तो यहाँ पे आपको डिलीट के ऑप्शन भी मिलेंगे। फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा। कहाँ गया, मूव शीट, यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है। कहाँ जो है डिलीट का ऑप्शन, ऑटो फिट रो राइट। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सीधी शॉर्टकट की बताता हूँ कि कॉलम को अगर हाइड करना हो, डिलीट करना हो, या रो कॉलम या शीट को अगर इंसर्ट करना हो या उनको डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस, देखो यहाँ पे आ गए। देखो रो और कॉलम को अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए Ctrl+-, अगर इनको कोई इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ आप प्लस वाला सिंबल, तो ये इंसर्ट आ गया। कोई रो और कॉलम को इंसर्ट करना हो तो आपको पूछे कि कॉलम जो आपका रो और कॉलम को डिलीट करना हो,
तो CTRL के साथ माइनस, अगर आपको रोर कॉलम को इंसर्ट करना हो तो CTRL के साथ प्लस प्लस, देखिए सकते हो। तो ये यहाँ पे इनके बारे में ध्यान रखना, रोर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो रोर कॉलम के बारे में हमने बातें कर ली। रोर कॉलम क्या होती है, कितनी इनकी संख्या होती है। रोर कॉलम को हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे अनहाइड कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनको इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, इनके बारे में बात कर ली। अब देखो आगे हम बात करें। आपने ये तो पता कर लिया भैया, शीट होती है, उस शीट के अंदर रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं। अब आगे बात करें तो देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। व्यू में गया और जूम में गया, इसको मैं कर लेता हूँ 150% कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि 150, 150% किया, इसको 150% थोड़ा बढ़ा ताकि आपको दिख सके आसानी से। इसको बड़ा कर लिया। अब आपने बताया कि ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। जब रोर कॉलम आगे बढ़ती है तो एक दूसरे को काटती है तो ये आयताकार आकृतियाँ बनती हैं। कि शीट में जो रोर कॉलम के काटने से जो बनी ये जो आयताकार आकृति होती है ना, इस आयताकार आकृति को क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेल। यहाँ पे एक चीज़ और पता की कि MS एक्सेल में जो भी हम डेटा लिखते हैं वो शेल में लिखते हैं। रोर कॉलम के काटने से जो भी आयताकार आकृति बनती है ना, उस आयताकार आकृति को क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। सेल हमने पता कर ली सेल क्या होती है, क्योंकि जो भी देखो बहुत सारी सेल है। ये तो देखो, ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, बहुत सारी सेल है। कि रोर कॉलम के काटने से बनी जितनी भी आयताकार आकृति है उनको सेल कहते हैं। अब ये तो बहुत सारी सेल है। अब आप कौन सी सेल में हो, इसकी पहचान कैसी होगी? तो जितनी भी सेल होती है ना, उन सेल की पहचान उनके एड्रेस से की जाती है। जितनी भी सेल होती है ना, उन सेल की पहचान उनके एड्रेस पते से होती है। सबके सेल का एड्रेस यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। सब किसी भी से दो सेल का एड्रेस सेम नहीं होता, सबका अलग अलग सेल का एड्रेस। अब सेल एड्रेस की बात की जाए तो देखो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस तरीके से, निम्न में से MS एक्सेल में वैलिड सेल एड्रेस कौन सा होता है? ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे एक आता है, जैसे आता है A1, A.1, A*1 या 1A, ऐसे ऑप्शंस मिलने को मिलते हैं कि MS एक्सेल में वैध सेल एड्रेस कौन सा होता है, सही सेल एड्रेस बताओ। तो भैया बात ऐसी है कि सेल किससे बनी होती है? आप बोलोगे सर सेल बनी होती है, आपने तो बताया रोर कॉलम के काटने से, रोर कॉलम से बनी है सेल। तो जाहिर सी बात है सेल के एड्रेस में रोर कॉलम दोनों आएंगे ना। अब दोनों आएंगे तो देखो एक चीज़ तो बताऊं कि सेल के एड्रेस में दोनों आएंगे, लेकिन पहली चीज़ तो एक बात बता दूं कि सेल के एड्रेस के बीच में कोई भी सिंबल नहीं आएगा। कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कोई भी सिंबल यूज नहीं होता। तो ये दो तो वैसे कट गई। अब बच गया एक, तो ये चौथा और एक बन गया पहला। तो अब इनमें से सेल का एड्रेस सही कौन सा होगा? भैया दोनों में कोई सिंबल नहीं है, लेकिन देखो दोनों सेल एड्रेस अलग अलग है। तो हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि जो सेल एड्रेस होता है वो रोर कॉलम से बना होता है, तो रोर कॉलम दोनों आएंगे। लेकिन सेल के एड्रेस में सबसे पहले क्या आएगा? कॉलम का लेबल मतलब अल्फाबेट। कॉलम का लेबल आएगा, उसके बाद में रो की संख्या। तो कॉलम का लेबल जैसे ये है तो इसका हो गया A, पहले कॉलम का लेबल, उसके बाद में रो की संख्या। जैसे 2 नंबर सेल है, इस पे जाएंगे तो इसका हो जाएगा B। कॉलम तो कौन सा है? B। सेल को रो कौन सी है? 1, B1। तो ऐसे आपको पूछे कि रोर कॉलम की जो संख्याएं होती है वो रोर कॉलम में जो काटने से सेल बनती है, सेल की पहचान सेल एड्रेस से की जाती है। और सेल एड्रेस हमेशा ध्यान रखना, सेल एड्रेस होता है वो कॉलम और रो से बना होता है। सबसे पहले कॉलम का लेबल आएगा और उसके बाद में रो की संख्या आएगी। और कॉलम का लेबल मैंने बताया, देखिएगा कि जैसे आप इस सेल में हो तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? कॉलम तो कौन सा है? F। कॉलम तो कौन सा है? F। और रो कौन सी है? अब तो 1 नंबर तो हमने हाइड कर रखी है, 2 है तो F2 हो जाएगा। इसका पूछे तो ये क्या है? G। रो कौन सी है? 2, तो G2। ठीक है। इसका पूछे तो कॉलम कौन सा है? D। रो कौन सी है?
5 और 6 तो D6। तो बात सीधी सी है कि जो सेल का एड्रेस होता है वो रो कॉलम से बना होता है। सबसे पहले जो कॉलम होता है उसका लेबल आएगा और उसके बाद में रो की संख्या आएगी। जैसे मैं आपको पूछूं कि 1 नंबर कॉलम ये है, ये 1 नंबर कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? तो 1 नंबर कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? तो बोले कि भैया 1 नंबर कॉलम की लास्ट सेल तो 1 नंबर कॉलम तो क्या होगा अपना? ए होगा। कॉलम तो अपना ए ही है। लास्ट सेल की एड्रेस, तो लास्ट सेल में रो का एड्रेस क्या होगा? वर्जन 2003 में 65,536 और इसमें कितना होगा? 10,48,576। तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा ए 10,48,576, पहले कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस। ऐसे में पूछूं कि लास्ट कॉलम की लास्ट सेल का एड्रेस, तो बोलेगे सर लास्ट कॉलम कौन सा होगा? लास्ट कॉलम वर्जन 2003 में IV और वर्जन 2007-10 में क्या होगा? XFD। और वही लास्ट सेल की जो रो का एड्रेस क्या हो जाएगा? 10,48,576। इस तरीके से हम किसी भी सेल एड्रेस का बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि एक एग्जाम में कि 17 नंबर कॉलम और 23 नंबर रो का एड्रेस बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 17 नंबर कॉलम और 23 नंबर रो का एड्रेस बताइए। तो आपको पता है कि पहले कॉलम आएगा उसके बाद रो की संख्या आएगी, तो 17 नंबर कॉलम, तो आपको पता चाहिए कि 17 नंबर पे क्या आता है? तो बोले कि 17 नंबर पे आपका Q आता है, तो Q, और रो कितनी है? 23, तो Q23 हो गया। 17 नंबर पे क्या आता है? Q तो आता है, और रो की संख्या कितनी है? 23। तो इस प्रकार से हम कोई भी आपसे बोले कि 16 नंबर कॉलम और 6 नंबर रो का, तो P16 हो जाएगा, P6 हो जाएगा। 11 नंबर कॉलम या 15 नंबर रो का एड्रेस, तो 11 में क्या आता है? K, और 15 नंबर तो K15। तो इस प्रकार से किसी भी सेल के एड्रेस को पूछ सकता है कि जो सेल एड्रेस है वो रो और कॉलम से बने होते हैं। तो वो कॉलम ध्यान रखना, पहले कॉलम का लेबल आएगा उसके बाद में रो की संख्या आएगी। और ये ध्यान रखना कि सेल के एड्रेस के बीच में कोई भी सिंबल नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपने ये तो पता कर लिया भैया सेल एड्रेस क्या होता है, कि पता कर लिया कि कॉलम और रो से बनी आयताकार आकृति को सेल करते हैं। सेल की पहचान सेल एड्रेस से की जाती है। सेल एड्रेस कैसा दिखता है आपने पता कर लिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आजकल जो एग्ज़ाम लगती है उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी सेल एड्रेस होते हैं, जो सेल एड्रेस है ना अपना, इस सेल एड्रेस के प्रकार होते हैं, और ये प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? कि MS Excel में जो सेल एड्रेस होते हैं उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। और बेसिकली MS Excel में सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका रिलेटिव, दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड। मतलब MS Excel होता है, उस MS Excel में सेल एड्रेस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। इन तीनों सेल एड्रेस में से जो पहले से परिभाषित, जिसे बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, पहले से परिभाषित जो सेल एड्रेस होता है वो कौन सा होता है? वो रिलेटिव होता है। अभी जो हम बातें कर रहे थे, जो A1, B1, C1, D1 जो बातें कर रहे थे, वो सारी की सारी रिलेटिव सेल एड्रेस के बारे में बातें कर रहे थे। तो MS Excel में जो पहले से परिभाषित जो सेल एड्रेस है ना, बाय डिफॉल्ट जो शब्द होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से परिभाषित, ये तो मिलेगा, आप चेंज कर सकते हो। तो पहले से परिभाषित जो सेल एड्रेस होता है वो कौन सा होता है? रिलेटिव। और रिलेटिव सेल एड्रेस जो अभी आप लिख रहे हैं ना, B1, C1, A 10,48,576 या XFD 10,48,576 जो लिख रहे थे, वो रिलेटिव होता है। एग्जाम में तो क्वेश्चंस इसका पूछा जाता है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? देखिएगा कि अगर आप किसी भी सेल एड्रेस को अगर आपको स्थिर बनाना है, तो स्थिर बनाने के लिए किस सेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? एब्सोल्यूट का। और किसी भी सेल एड्रेस को अगर आपको स्थिर बनाना है, देखो इसका अगर आपको उदाहरण पूछे तो आपने कर दिया A1, तो बोले गुरुजी A1 ये तो आपने रिलेटिव में पढ़ा है, A1 का मतलब रिलेटिव होता है। तो किसी भी सेल एड्रेस को बनाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो चिन्ह कौन सा होता है? डॉलर। आप $A और
$1 ये लगाओगे तो वो सेल एड्रेस आपका स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आपने ये तो पता कर लिया कि सेल एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं। आपका रिलेटिव जो पहले से परिभाषित होता है, रिलेटिव का उदाहरण आपने देख लिया कि रिलेटिव में A1 B1 जो आप लिख रहे हैं रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट किसी भी सेल एड्रेस को स्थिर बनाने के लिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं, और किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, ये फिर से गया, किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? डॉलर चिन्ह का, जो डॉलर होता है ना उसका प्रयोग करते हैं। किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? डॉलर का। अब देखो कैसे, में रिलेटिव का तो खेल आपको समझ में आ गया, एब्सोल्यूट का उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए कैसे, मैंने कहा एमएस एक्सेल में सीधी कैलकुलेशंस भी होती है, आप सीधी कैलकुलेशन भी करते हो। एक चीज बताना चाहूंगा कि कैलकुलेशन करने के लिए आप सीधे ऐड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कुछ भी कर सकते हो कैलकुलेशन। जैसे आपने किया यहाँ पे है, आपने इसमें किया आपने 5 + 8, 5 + 8 किया, या प्लस ये 9 कर दिया, 5 + 9 किया। अब 5 + 9 किया तो आंसर कितना आना चाहिए? बोले सर 14 आना चाहिए। तो मैंने जैसे इसको इंटर मारा वो नहीं आया 14, वो तो 5 + ऐसा का ऐसा रह गया। कैसे हो गया? तो ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, कि एमएस एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बोला अभी तो आपने कैलकुलेशन कर सकते हो, हुई तो नहीं कैलकुलेशन। अरे कैसी होगी कैलकुलेशन? पूरी बात तो सुनो मेरी। पूरी बात यह है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन तब होगी कि एमएस एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको प्री डिफाइन पहले से जो एक फिक्स सिंबल दिए रखा होता है कि अगर वो लगाओगे तो वो परफॉर्म करेगा कार्य, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत हमेशा एक चिन्ह से होती है, और वो चिन्ह कौन सा होता है? बराबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब तो ये जुड़ा नहीं, लेकिन मैंने जैसे इसके आगे बराबर लगाया और बराबर लगाते जैसे इंटर मारा तो वहाँ आंसर आ गया 14। तो एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत, अगर आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत करना चाहते हो तो वो किससे करोगे? वो बराबर से। आप जोड़ना क्या, माइनस भी कर सकते हो, 15 - 5, 6 कर दिया, इंटर मारा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? बराबर नहीं लगाया, बराबर नहीं लगाया। ले भैया बराबर लगा देते हैं, ये वाला 9 आएगा, हमारा इंटर 9 आ गया। तो आप कोई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, इक्वल टू 5 6 × 7 आंसर आएगा 42, आ गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात तो हमने पता की कि एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन होता है, कोई भी फॉर्मूला फंक्शन होता है, उसकी शुरुआत हमेशा किसी होती है? बराबर से। अब हम सेल एड्रेस के बारे में बातें कर रहे थे। सेल एड्रेस क्या होता है? तो 3 प्रकार के थे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या खेल समझ में नहीं आया? एब्सोल्यूट क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको कि एमएस एक्सेल में देखो क्या क्या चीज़ हो सकती है। देखिएगा कि मैंने यहाँ लिखा 100, यहाँ लिखा 200, यहाँ लिखा 300, यहाँ लिखा 400, यहाँ लिखा 500, और इन सब का मुझे चाहिए कितना? 10%। सबका क्या चाहिए? 10%। पहले इसका ले लेते हैं। तो शुरुआत मैंने कहा कि फॉर्मूले की परसेंटेज निकालने का, फॉर्मूले के इक्वल टू, अब आप क्या करोगे कि संख्या डिवाइड बाय जो आपकी कितना परसेंटेज है, और संख्या मल्टीप्लाई जो भी आपका परसेंटेज है वो डिवाइड बाय 100, यही करोगे आप। तो यहाँ पे क्या है? 100 वाली सेल का एड्रेस क्या है? D2। इक्वल टू D2, ठीक है। मल्टीप्लाई 10% चाहिए, 10% वाली सेल का एड्रेस क्या है? D7 डिवाइड बाय 100 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ना, इंटर मारा तो ये 0 पॉइंट, वो बोर्ड मास रूल होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 100 का 10% आ रहा है, 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10%। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बोर्ड मास रूल लगाओगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में बोर्ड मास रूल पूरा लगता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दोगे ना,
कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई वाले पे ब्रैकेट लगा के फिर 100 करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। 100 का 10%, तो जैसे आप 100 को D2 को 10 से करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 में आप 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब देखो इसका आंसर आ गया, वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझना है चीज़ को, तो यहाँ 10 है, इसका परसेंटेज 10 आ गया। MS एक्सेल में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है फॉर्मूला का कॉपी करने की, कॉपी करना होता है। अब मैं कॉपी भी कैसे होता है कि आप यहाँ से ड्रैग करके यहां से ड्रैग करके लाओगे तो फॉर्मूला कॉपी हो रहा, तो मैंने इसको छोड़ूंगा, ये कॉपी सेल हो गया। तो देखो यहां पे फॉर्मूला कॉपी हो गया, फॉर्मूला कॉपी हो गया, लेकिन जो उत्तर था, आंसर था, यहाँ तो आ गया 10, ये 0.1 है, वो ब्रैकेट लगाओ 10 हो जाएगा, 10 आ रहा है। यहाँ 20 आना चाहिए, यहाँ 30 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, 50 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 0 क्यों आ रहा है? देखो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी होके आ गया D3 में 200 है, मल्टीप्लाई D8 में क्या है, हमें तो D7 चाहिए था, D8 बदल गया ना एड्रेस। आगे बात करें यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे आए तो D4 में तो सही है भैया 300 है। D9 में क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे गए, यहाँ पे D5 में तो 500, लेकिन D10 फॉर्मूला एड्रेस चेंज हो रहा है ना, देखो D8 में था, D7 में था, D8 D9 D10 हो गया, 10 वाली % वाली सेल का एड्रेस बदल रहा है ना। इसमें गए तो D6 में 500 सही है, लेकिन D11 ये D7 वाली सेल का एड्रेस देखो, D8 D9 D10 D11, मतलब इस 10% वाली सेल का, हमें तो 10% चाहिए, तो फिक्स करना है भैया यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमें फिक्स करना है इस D7 वाली सेल एड्रेस को। ये बदल क्यों रही है, इसका एड्रेस बदल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसको स्थिर करने के लिए हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, बोला गुरुजी डॉलर चिन्ह का। ये डॉलर लगाया, डॉलर ऐसे नहीं लगेगा, शिफ्ट के साथ ये डॉलर, ठीक है। D के आगे लग गया, और 7 के आगे भी लगा दो, ये नहीं लगा गया, 7 के आगे भी ये डॉलर लगा दो। अब देखना खेल, इंटर मारा, ये आ गया, क्लियर। अब देखो मैं फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, अब देखो कॉपी हो गया, अब देखो आंसर आ गया 1 2, ये 1 2 नहीं, वो ब्रैकेट लगाओगे तो ये 10 20 30 40 50, ये क्या हुआ भैया, देखो इसमें D2 में क्या है, 100 है, बिल्कुल सही है। D7 में क्या है, 10%, बिल्कुल सही है, ओके। D3 में क्या है, 200, लेकिन D7 ही चल रहा है, देखो अभी D7 में 10%। D4 में 300, D7 चेंज हुआ ही नहीं हुआ है भाई, स्थिर है ना एड्रेस। D5 में 400, D7 वही है ना। D6 में आपका 500, D7 वही है ना। मतलब आपने इस D7 वाली सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बना दिया, लेकिन एब्सोल्यूट बना किससे, आपने वो डॉलर चिन्ह लगाया तभी एब्सोल्यूट बना। यानी MS एक्सेल में किसी भी सेल एड्रेस को, किसी भी सेल के एड्रेस को स्थिर बनाना हो, स्थिर करना हो, तो कौन से सेल एड्रेस का प्रयोग करेंगे हम, बोले गुरुजी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करेंगे। और किसी भी सेल एड्रेस को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना है, किसी भी सेल एड्रेस को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना है, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, डॉलर, इसका प्रयोग करेंगे हम डॉलर। तो मैंने सेल एड्रेस 3 प्रकार के बताए थे, इसमें एक तो था रिलेटिव, दूसरा था एब्सोल्यूट, तीसरा था मिक्स्ड। रिलेटिव जो पहले से परिभाषित, जो आपका A1 B1 C1 जो आप लिख रहे थे, एब्सोल्यूट में $A $1 डॉलर लगाना पड़ेगा भैया। और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स मतलब रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स, मतलब यहाँ पे $A और 1 ये कर दिया। तो भैया कॉलम जिसके आगे डॉलर लगा वो तो एब्सोल्यूट, जिसके आगे डॉलर नहीं लगा वो रिलेटिव, या ऐसे भी कर सकते हो A $1। इस बार कॉलम आपका रिलेटिव हो गया, रो के आगे डॉलर लग गया तो रो आपका एब्सोल्यूट हो गया। तो ये यहाँ पे अपने सेल एड्रेस के प्रकार होते हैं। सेल एड्रेस 3 तरीके के होते हैं जो मैंने आपको बताए, सेल एड्रेस के प्रकार, क्लियर। अब देखो आगे बात करें,
आगे हम बात करें तो हमने पता कर लिया कि सेल एड्रेस क्या होता है, सेल का एड्रेस कैसे बनता है, सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने बता कर लिया। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस एक्सेल में ये तो पता कर लिया कि भैया सेल एड्रेस क्या होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि एमएस एक्सेल में जो सेल का जो एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस हमें कहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देता है, ध्यान से सुनना। कहाँ पर दिखाई देने की बात करें तो देखिएगा कि हमने सब बार वगैरह पढ़ी थी, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार सब पढ़ी थी। एमएस एक्सेल में केवल एमएस एक्सेल में होती है एक बार और होती है, जो आपकी बार होती है, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी बार होती है, इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। एमएस एक्सेल में एक बार और होती है जिसे क्या बोला जाता है, फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार के इधर इस साइड में आपको सेल का एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है, नेम बॉक्स। क्या कहते हैं, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एमएस एक्सेल में जो सेल होती है उस सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है, तो एमएस एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बार का नाम लिया अभी तो, अरे भाई बात ये है कि इधर वाला पोर्शन होता है, इससे बोला जाता है नेम बॉक्स, कि एमएस एक्सेल में जो सेल का एड्रेस हो नेम बॉक्स में। और फॉर्मूला बार में क्या होता है कि जो सेल में आप जो भी लिखोगे, सेल में जो भी आप लिखोगे तो सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पे दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में। इस सेल में आप कुछ भी लाभ लिखोगे, ये मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये जो लिख रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एमएस एक्सेल में जो सेल होती है उस सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है, तो सेल का एड्रेस तो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है, और सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पे दिखाई देता है, आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करें कि आपको ये तो पता चल गया कि भैया फॉर्मूला बार में जो भी सेल में जो भी लिखेंगे फॉर्मूला बार में दिखाई देंगे। इस सेल में एक जो सेल होती है ना, इस सेल में हम अधिकतम कितने कैरेक्टर, कितने अक्षर हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 32,767। एक सेल में हम 32,767 अक्षर लिख सकते हैं। एक सेल में मध्यम कितने अक्षर लिख सकते हैं, 32,767। तो क्या यहाँ पे 32,767 जो लिखेंगे वो क्या हमें से फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। एक सेल में अधिकतम हम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो 32,767 कैरेक्टर क्या हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देंगे, तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। 32,767 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं जिसमें से केवल 1024 कैरेक्टर अक्षर, जिसमें से 1024 कैरेक्टर 1024 अक्षर हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक बात और पता चल गई कि एक सेल होती है, उस सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं, जिसमें से केवल 1024 जो अक्षर होते हैं वो केवल हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि कितने अक्षर कितने दिखाई देते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि हमने ये तो पता कर लिया कि एक सेल में अधिकतम हम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब देखो 32,767 कैरेक्टर लिखेंगे तो देखो कि यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा, इस सेल में लिखा हूँ, तो ये सेल का डेटा ओवरलैप होता हुआ, देखो मैं इसमें कुछ भी और लिखूंगा, इसमें और भी कुछ भी लिखूंगा, ये मैं लिखता जा रहा हूँ। भैया मैं इस सेल में मैंने स्टार्ट किया, इस सेल का डेटा ओवरलैप होता पता नहीं कितनी सेल को ओवरलैप करता चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सुनना कि अगर आपसे कोई पूछे कि एमएस एक्सेल में, आपसे कोई पूछे कि एमएस एक्सेल में एक सेल के डेटा को, आपका इसी सेल का डेटा ना, इसी सेल के डेटा को, एक सेल के डेटा को उसी सेल में, जिस सेल का डेटा है उसी सेल में अगर समाकलित करना हो, देखिए ये इस सेल का डेटा ना पूरा, मैं चाहता हूं कि इसी सेल में ये डेटा पूरा समाकलित होकर इसी सेल में आ जाए। मतलब एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में अगर आपको समाकलित करना हो तो एमएस एक्सेल में एक कमांड होती है
कि एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में समाकलित करना हो तो उसके लिए कमांड होती है, उस कमांड का नाम होता है स्ट्रिंग टू फिट कमांड। आप ले सकते हो यहाँ पे, आप या तो आप इस पर क्लिक मारोगे, राइट क्लिक करोगे तब आ जाएगा, या यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल का, फॉर्मेट सेल का, यहाँ पे आपको आया गया फॉर्मेट सेल, खुल गया। यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे एक कमांड मिलेगी स्ट्रिंग टू फिट, इस पे जैसे क्लिक करोगे और एंटर मारोगे तो देखो ये एक सेल का डेटा कई सेलों में था ना, वो कई सेल का डेटा इसमें आ गया। तो ये जो कमांड थी ना, इस कमांड का नाम था स्ट्रिंग टू फिट। स्ट्रिंग टू फिट कमांड है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। फिट का मतलब फिट करना, सिकुड़ कर फिट करना। तो देखो ये सिकुड़ के तो फिट कर दिया ना, लेकिन बिल्कुल बारीक कीड़े मकोड़े से दिखाई दे रहे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में, जिस सेल का वो डेटा है, उसी सेल में अगर आपको उसमें समाकलित करना हो, इंटीग्रेट करना हो, समाकलित करना हो, तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे हम? स्ट्रिंग टू फिट कमांड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग है? स्ट्रिंग टू फिट। स्ट्रिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। स्ट्रिंग का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ कर फिट कर दिया। कितनी भी सेल से डेटा आ रहा है, फैला हुआ है, उसको सिकुड़ कर ये डेटा यहाँ पे ले आएगा। तो एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में समाकलित करने के लिए कौन सी कमांड का, ये क्वेश्चन आया ध्यान रखना, एक ही सेल के डेटा को उसी सेल के में समाकलित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? हम स्ट्रिंग टू फिट कमांड का प्रयोग करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये तो स्ट्रिंग टू फिट। आप ये चीज करना क्यों चाहते हो भैया? आप ये करो ना कि ये सेल है कि भैया मैं इस सेल में डेटा लिखूं तो वो अगली सेल में जाए क्यों? इस सेल में अगली लाइन में आ जाए ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं जो डेटा इस सेल में लिखूं तो वो डेटा इस सेल में लिख रहा हूं तो वो अगली सेल में जाए क्यों? यहां पे जैसे कंप्लीट हो गई, अगली लाइन में आ जाए, फिर अगली लाइन में आ जाए, फिर अगली लाइन में आ जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कमांड और होती है कि एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में अगली लाइन में ले जाने के लिए, एक ही सेल के डेटा को उसी सेल में अगली लाइन में ले जाने के लिए एक कमांड और होती है, वो भी आपको यहीं मिलेगी। आप फॉर्मेट सेल में गए, आप फॉर्मेट सेल में आपको अलाइनमेंट में एक मिलेगा रैप टेक्स्ट कमांड का। जैसे आपने इंटर मारा तो देखो ये आ गया, उसी सेल का डेटा ना उस अगली लाइन में आ रहा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेल के डेटा को उसी सेल में अगली लाइन में ले जाने के लिए रैप टेक्स्ट कमांड का प्रयोग करें। देखो रैप टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, जो रैप टेक्स्ट होती है, जो वर्ड वेब बताया था कि कर्सर का एक लाइन से स्वतः ही दूसरी लाइन में चला जाना रैप टेक्स्ट कहलाता है। तो यही है कि एक लाइन में, एक सेल में डेटा को उसी सेल की में अगली लाइन में ले जाने के लिए एक कमांड होती है जिसका नाम होता है रैप टेक्स्ट कमांड। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ सेल से कुछ रिलेटेड कुछ बातें बताई कि सेल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसको वापस सही कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, रेस्टिंग टू फिट तो रहने दो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने ये बातें कर ली सेल के बारे में। अब देखो आगे बात करें तो सेल के बारे में हमने बातें कर ली, स्ट्रिंग टू फिट, रैप टेक्स्ट कमांड, इनके बारे में हमने पता कर लिया। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि जो एमएस एक्सेल है, उस एमएस एक्सेल में देखिए सेल की बातें चल गई, तो सेल के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि एमएस एक्सेल होता है कि उसमें यहाँ पर एक सेल में हम कई भी कैरेक्टर वगैरह लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल की साइज से ज़्यादा, सेल की साइज होती है उससे ज़्यादा अगर कोई न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक मतलब कोई भी नंबर या न्यूमेरिक डेटा डाल दिया जाए, अगर सेल की साइज से ज़्यादा उसमें अगर कोई न्यूमेरिक डेटा डाल दिया जाए तो वो डेटा किससे बदल जाता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। यह है, मैं इसकी साइज को थोड़ा अरे हो जा कम यार,
ये माउस से ही होगा यार, इससे नहीं होगा ये नहीं हो रहा, ये माउस से होता है। माउस से यहाँ से आप इस सेल को जैसे ही आप इसकी साइज़ को देखो, हो रहा अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये देखो हो गया ना कि सेल की साइज से ज़्यादा अगर कोई न्यूमेरिक डेटा आप डालते तो वो किस रूप में बदल गया, ये जो हैश के रूप में। आप कोई भी करेक्टर डालोगे, कोई भी करेक्टर वगैरह डालोगे, आप करेक्टर को कितना छोटा कर लो, करेक्टर नहीं बदलेगा भैया, करेक्टर नहीं बदलेगा। लेकिन कोई भी नंबर, आप नंबर वगैरह कोई भी न्यूमेरिक डेटा आप डालोगे तो उसकी सेल की साइज़ की ज़्यादा से ज़्यादा उस सेल की साइज़ को कम करोगे तो वो डेटा किस रूप में बदल जाएगा, वो डेटा आपका हैश के रूप में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने MS एक्सेल में कुछ बातें बताई कि MS एक्सेल क्या होता है, और MS एक्सेल में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बातें कर ली। कोई ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, MS एक्सेल में शुरुआत हमने कर दी है। इसे मैं हर टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो अभी हमने MS एक्सेल को स्टार्ट किया है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए तो हम इतनी ही बात करते हैं, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।